नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में रामगढ़ में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने लगभग 20,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बजरंग महतो को हराया है। आजसू की इस आतिशी जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खासकर महिलाओं ने इस खुशी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली से पहले ही होली के रंगों से रामगढ़ की भूमि रंगीन नजर आई और आजसू प्रत्याशी की जीत पर अलग अलग बयान भी आने लगे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने रुझान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर टिकी है हेमंत सरकार। हमने विकास को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा। विरोधी भावनात्मक मुद्दा उछालने पर लगा रहा। जनता ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया। इसके साथ ही सुदेश ने कहा कि इस चुनाव परिणाम का असर 2024 में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ सुदेश ने यह भी कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ही चुनाव कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तक जिस तरीके से जो जीत दर्ज की गई है रामगढ़ उपचुनाव में, आजसू प्रत्याशी ने यह बड़ी जीत दर्ज की है और बड़ी जीत मानी जा रही है। रामगढ़ में होली से पहले ही होली का नजारा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जोश का आलम यह है कि महिलाओं का मानना है कि सुनीता चौधरी बड़े फासले से जीत दर्ज करेंगी और वही हुआ। वही बाकी कार्यकर्ताओं ने भी ढोल नगाड़ा के साथ अपने नेत्री की जीत की खुशी में झूमना शुरू कर दिया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो आपको बता दें, रिपोर्ट से पहले किसका क्या कुछ बयान आया वो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने वोट कम नहीं हुए थे, बल्कि हमने वोट को बढ़ाया भी और मामूली वोटों से, जिसको बोलते हैं जीतते जीतते वो पराजित हुए थे। हमें लगता है कि उस वक्त तक राज्य की जनता को शायद हेमंत सोरेन से पूरी तरह से मोहभंग नहीं हो पाई थी। लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन अब 3 साल से अधिक समय भी हो गया और आपने देखा होगा कि अब इस सरकार से पूरी तरह से झारखंड की जनता का मोह भंग हो चुका है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि एक सचिव जेल गई, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया मिले, उनके कई एक बिचौलिया और दलाल भी जेल चले गए। निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, जो उसको इंगित करेगा। यही सारा उस ओर है। और आजसू मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कंसेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है। और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। ये हार कमी कहाँ रह गई? कभी जनता, देखिए, जनता जनार्दन होती है। जनता के हाथ में सत्य चाबी होती है। इस लोकतंत्र में जो भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो जनता ने किस सोच के तहत चुना, जनता ने किस सोच के तहत मतदान नहीं किया है, तो जनता बताएगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए, और हमने काम भी इतने किए हैं धरातल पर, जिसका फलाफल हमें मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर चुनाव जीत गए हैं तो हम उन्हें बधाई दें। तो आपने सुना, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जहां एनडीए के नेताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं जेएमएम के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो उन्हें स्वीकार है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं रहे। अब इस रिपोर्ट को देखिए जरा एक। आज वो दिन आ गया जिसका रामगढ़ के उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। एक तरफ जहां सबकी सांसें थमी हुई थी, वहीं सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी थी। लेकिन अब नतीजे आ गए हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने लगभग 22,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बजरंगी महतो को हराया। आजसू की इस जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खासकर महिलाओं ने इस खुशी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली से पहले ही होली के रंगों से रामगढ़ की भूमि रंगीन हो गई।
वहीं आजसू प्रत्याशी की जीत पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने रुझान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर टिकी है हेमंत सरकार। हमने विकास को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा है, विरोधी भावनात्मक मुद्दा उछालने पर लगा है। जनता ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया है। साथ ही सुदेश ने कहा कि इस चुनाव परिणाम का असर 2024 में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं सुदेश ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ही चुनाव कार्यक्रम शुरू किया था। निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, जो उसको इंकित करेगा। यही सारा उस ओर है। और आज सुबह मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कॉन्सेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है। रामगढ़ में होली से पहले ही होली मनती नजर आई। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अपनी नेत्री की खुशी की जीत में शामिल हुए और झूमते नजर आए। इस जीत के साथ इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार के प्रति आम जनता का रुझान कम हो रहा है। इसके पहले इस सरकार में 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें यूपीए के प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का दावा किया कि गठबंधन की सरकार जनता हित में बेहतर कार्य कर रही है और जीत सुनिश्चित है। लेकिन एनडीए की प्रत्याशी की जीत के बाद यूपीए के नेताओं में मायूसी है और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। ये हार कमी कहाँ रह गई? कभी जनता, देखिए, जनता जनार्दन होती है। जनता के हाथ में सचमुच चाबी होती है। इस लोकतंत्र में जो भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो जनता ने किस सोच के तहत चुना, जनता ने किस सोच के तहत मतदान नहीं किया है, तो जनता बताएगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए, और हमने काम भी इतने किए हैं धरातल पर, जिसका फलाफल हमें मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर चुनाव जीत गए हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं बीजेपी और आजसू के नेताओं ने इस जीत के मायने ही आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीत के दावे करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने वोट कम नहीं हुए थे, बल्कि हमने वोट को बढ़ाया भी, और मामूली वोटों से, जिसको बोलते हैं जीतते जीतते वो पराजित हुए थे। हमें लगता है कि उस वक्त तक राज्य की जनता को शायद हेमंत सोरेन से पूरी तरह से मोहभंग नहीं हो पाई थी। लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन अब 3 साल से अधिक समय भी हो गया और आपने देखा होगा कि अब इस सरकार से पूरी तरह से झारखंड की जनता का मोह भंग हो चुका है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि एक सचिव जेल गई, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया मिले, उनके कई एक बिचौलिया और दलाल भी जेल चले गए। अब तक के वोटों की गिनती को देखा जाए तो साफ हो गया कि सुनीता चौधरी रामगढ़ से बड़ी जीत दर्ज कर रही हैं। इधर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव परिणाम निराशाजनक रहा। इस हार से बहुत बड़ा सदमा लगा है। अल्पसंख्यकों ने भी तो झारखंड के रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीत दर्ज की है। यूपीए को यह बड़ा झटका लगा। तो एनडीए ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, यह दावा किया जा रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से कि आने वाले समय में अब इसका असर देखने को मिलेगा। वो चाहे लोकसभा के चुनाव में हम या फिर उसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में ये कहा जा रहा है कि अब जनता का मोह भंग हो गया है सरकार से, और इस वजह से
अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर यानी झारखंड में कब्जा करने का बड़ा दावा कर रही है। और सुनीता चौधरी ने आज बड़ी जीत दर्ज की है। होली के पहले ही होली का माहौल वहां नजर आ रहा है। लगभग 21,000 से ज्यादा वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह ताबड़तोड़ रैलियां की और बड़े बड़े दावे किए, बावजूद इसके आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीत दर्ज कराई। तो अब इसके मायने क्या हैं? क्या यह सच है कि जनता आने वाले समय में एक बार फिर से बदलाव करने जा रही है और चाहती है क्या ऐसा? अब ये जीत के मायने क्या निकाले जाए? हमारे पश्चात कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदुकान दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम राजनीतिक कमेंट लें, लेकिन उससे पहले दीक्षित जी आपका कमेंट हम चाहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप और सब दावे करने लगेंगे कि अब हम ही जीतेंगे आगे भी। तो इस जीत के मायने असल में क्या निकाले जाने चाहिए अब? नमस्कार योगेश जी और सभी साथियों को नमस्कार। ये जीत ये साफ करती है हाँ कि अगर 2019 में भी आजसू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो वो सत्ता में होते। रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी 2014 से 2019 की, वो सत्ता से बाहर सिर्फ कुछ टैक्टिकल गलतियों से, गठबंधन बनाने में पूरी रुचि न लेने से वो सत्ता से बाहर हो गए थे। और जो कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस ने जीत दर्ज की वामपंथी लोगों के सहयोग, उन लोगों को ये लगा कि उनकी नीतियां या भाजपा की गलत नीतियों के कारण वो जीत रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है आज भी कि अलायंस में जो रणनीतिक कमियां थी उसके कारण भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी, और वो आज इस चुनाव में साबित हो गया है। और एक बात और सिर्फ बता दूं कि इसके पहले भी उपचुनाव हुए थे और वहां भी अभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा था बीजेपी और आजसू ने। वो अलग अलग चुनाव लड़े थे और वहां हारे थे। अगर वहां भी वो एकजुट होते तो 4 उपचुनाव जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हुए हैं, उनके रिजल्ट चारों के चारों जो सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष गए होते, वो नहीं होते। अब उन्होंने ये भूल सुधारी है, वो तुरंत रिजल्ट सामने आया है तब, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा चुनाव प्रचार हुआ। बिल्कुल। यहाँ तक कि जो बजरंग महतो हैं, उन्होंने लोगों की मानवीय भावनाओं का उपयोग करने के लिए अपने छोटे बच्चे को लेकर चुनाव प्रचार में किया काम, और बच्चा रो रहा था क्योंकि माँ जेल में है, ममता जी। तो लेकिन उसके बावजूद वो चाल नहीं चली। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों के लिए राजनीति करने की बात की, उनके आरक्षण की बात की, 32 के खतियान की बात की, कोई भी नारा नहीं चला। ठीक बात। इससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को विचार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि आगे की उनकी रणनीति चुनाव में क्या होगी, जिससे अगर ये गठबंधन भाजपा और आजसू का बना रहता है तो वो कैसे मुकाबला करेंगे। ठीक बात। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सारे दावे, सारे वादे धराशायी, सारे रणनीतियां चकनाचूर। देखिए सर, अभी मैं आदरणीय इंदुकान दीक्षित जी की बात सुन रहा था। 4 उपचुनाव के परिणाम जो आए उसके बारे में इन्होंने बड़ी साफगोई से कह दिया कि ऐसा हुआ होता तो यही बात सही है। हाँ। ये 2000 जैसा कि अभी मैं वाइट सुन रहा था श्री माननीय सुदेश महतो जी का, यदि यही बात है तो वो अच्छी बात है। होली भर ना बनाए, वो लड्डू फोड़े अभी से, समझ में आ जाएगा उनको। अरे हम चुनाव जो हारे उसके भिन्न भिन्न कारण हैं। अगर हम उतना विश्लेषण करें तो आप कहेंगे
ये हम आत्म मंथन करेंगे, हम क्यों चुनाव हार गए। अगर हम यहाँ आपके इस चैनल पर कहें तो आप निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि ये इतना गिनती नहीं गिनाई है, इतना समय आपको नहीं दिया जाए। हम जिन जिन कारणों से चुनाव हारे, और दूसरी बात सबसे प्रमुख कि क्या सत्ताधारी गठबंधन ये पहली बार चुनाव हारी है क्या? मुख्यमंत्री सत्ताधारी के नेतृत्व में जब जब चुनाव हुए हैं, इसके पहले अरे तो पहली बार सवाल अगर ये रहा तो पहली बार कोई सत्ता से बेदखल भी नहीं होगा। अगर बेदखल हो जाएंगे तो आप ये भी कहेंगे कि पहली बार थोड़े ना सत्ता से कोई बेदखल हुआ है। कहने वाली तब हमको बता दिया जाए पांडे जी कि रघुबर दास जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दूसरों को जिताना तो छोड़िए। चलिए ठीक, आ गई आपकी बात। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए दोनों जगह से चुनाव हारे। ठीक है अनंत अमित जी, कांग्रेस को ये संतोष है कि 4 उपचुनाव हुए, उनमें जीत हुई, लेकिन अब ये एक चुनाव अगर यूपीए हार भी गया तो बहुत कुछ खास असर पड़ नहीं रहा है। देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो हम रामगढ़ की जनता का आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ रामगढ़ की जनता को ये कहना चाहते हैं कि आपने विकास और विश्वास पर जिस तरीके से अपनी मोहर लगाई है, इसके लिए हम आपके साधुवाद है, आपको धन्यवाद देते हैं। ये जीत रामगढ़ की जीत सुनीता चौधरी की जीत है, ये हमारे एनडीए के हजारों कार्यकर्ताओं की जीत है, और साथ ही साथ सोरेन परिवार और यूपीए के भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ ये जीत है। ये जीत जो है योगेश जी 2024 का सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल में वर्तमान की यूपीए की सरकार को जिस तरीके से रामगढ़ की जनता ने निरस्त कर दिया है, और जिस तरीके से रामगढ़ की जनता ने ये वर्तमान सरकार को मैसेज देने का काम किया है, निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव हम आपसे कह सकते हैं कि हमारी जो तैयारी जो लगातार चल रही थी, और हमने जो जनता के बीच में जाकर वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार, चाहे भ्रष्टाचार हो, नियोजन नीति हो, चाहे तमाम इनकी योजनाएं जो हम धरातल पर नहीं उतारी जा सकी, उसको हमने जनता को बताने का काम किया, और जनता ने उसी के परिणाम स्वरूप जो भारी प्रचंड जीत हमें रामगढ़ में दिया है, इससे हम निश्चित तौर पे उत्साहित तो है ही, साथ ही साथ हमारी तैयारी और भी मजबूत होगी। 2024 का सेमीफाइनल हमने जीता है, और फाइनल जीतने की हमारी तैयारी है। मुखर्जी जी, आज के जो नतीजे आए हैं, देखिए अनंत अमित जी कह रहे हैं कि ये उत्साहवर्धक हैं, और अब जो अभी तक बीजेपी या एनडीए के जो नेता जो अपनी ऊर्जा की बात किया करते थे, अब ये ऊर्जा में और भी 4 चांद लगाने का काम करेंगे, यानी अब दोगुनी मेहनत, अब और जोश और खरोश आएगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं में। आप ये कहा करते थे कि जनता ना तो एनडीए और ना ही यूपीओ को स्वीकार करेगी, स्थिति क्या कह रही है आपकी नजर में? अब आपको दिखे नहीं बीजेपी क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ, बीजेपी 4 चुनाव हारे हैं। अरे भाई मिल करके चुनाव लड़े हैं दोनों लोग। अरे मिल के लड़ने के बाद भी हारे हैं। हाँ। बीजेपी काहे खुश हो रहे भाई? बीजेपी को नहीं खुश होना चाहिए। बीजेपी इसलिए खुश हो रहे, बीजेपी तो वहां मेहनत भी नहीं किए। एक चीज पे बीजेपी तो फंस रही है, और आजसू को भी जवाब देने पड़ेगी। हाँ। जो महतो को आदिवासी बनाने की बात विधानसभा में भी आया है, अब ट्राइबल की जगह महतो के लाएंगे, मतलब उनको दर्जा देंगे। अब निश्चित चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव में ये दिखने लगेंगे बात, आएंगे। और बीजेपी खुश ना हो, बीजेपी का वहां कोई है नहीं। और अभी भी एक जन से बात हो रही थी, बोलता बीजेपी अगर पूरे सपोर्ट करते तो हम लोग और ज्यादा वोट में जीतते। हाँ। लेकिन नहीं किए। आज देखिए मनोबल विजय आजसू का निश्चित तौर पर बड़ा है, इसलिए वो और झारखंड स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लेकिन आजसू पार्टी है, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पार्ट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही वो जन्म लिया है। निश्चित तौर पर कुछ तो छाप रहेंगे। ये योगेश जी जिस तरीके से दादा कह रहे हैं ना, वैसे ही आज हमारे एक मित्र ने फोन किया। हेमंत सोरेन जी अपने गांव में अपने क्षेत्र में ये चुनाव हार गए हैं, और लोग कह रहे थे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार में नहीं जाते तो पूरा हार नहीं होता कांग्रेस का, ये भी लोग कह रहे हैं। हेलो। और हम तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कंधा से कंधा मिलाकर चल रही थी। योगेश जी इनको रोकिए, बीच में इंटरफेयर ना करें। सुनिए, आप तो कुछ नहीं है तो फिर भी आप सुनते नहीं। अरे बड़े लोग नहीं सुनते, आप सुनिए कम से कम। देखिए
ये चुनाव में खुश मत होइए। आप क्या खुश होंगे, आप लड़े ही नहीं। आजसू निश्चित तौर पर आज इस चैनल के माध्यम से जाके बोल रहे हैं, आपकी फिर बंटवारा में लड़ाई होगी, क्योंकि इनकी ताकत, खुद की ताकत खुद बढ़ाई है आजसू। अभी आजसू कम से कम 25 सीट मांगेंगे। अच्छा, कहाँ से देंगे? आप मत कीजिए दादा। ठीक है। अरे आप चुप रहिए, आप मत- चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। एक मिनट बोल दे। आजसू कोई आपकी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी नहीं। हाँ। आजसू ऐसा एक पार्टी है कि एक साथ दोनों पार्टी में रहते हैं। हाँ। हमारे यूपीए के गठबंधन में भी रहे थे, हाँ। जो अभी जीते उनके पतिदेव, और इधर सुदेश रहे थे। हाँ। इन लोग दोनों तरफ बैलेंस करके चलते हैं, तो कहाँ जाएंगे? इतना ज्यादा नगाड़ा मत चलाइए अमित जी, संशय है अभी, मुश्किल है समझना। संशय। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। इंदुकान दीक्षित जी, देखिए मुखर्जी जी कह रहे हैं कहाँ जाएंगे, अभी आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं बीजेपी को। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो गठबंधन सहयोगी हैं, हाँ। अब जैसे आरजेडी उनके साथ है या जेएमएम से कांग्रेस का गठबंधन है, हाँ। वो रहेंगे, ये पक्का थोड़े है। हाँ। केवल दूसरे की आजसू बात का थोड़े, भी अपने रहेंगे, बारे में भी बीजेपी का सोचना पक्का चाहिए। नहीं है। और आजसू के बारे में जो उन्होंने कहा वो तो ठीक है। अब तो उनको भी अलग लड़के भी और साथ में मिलकर लड़के के भी एक आनंद मिल गया है। अब ये तो उनकी सुबुद्धि पे से हम लोग क्या कमेंट करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ठीक बात। लेकिन ये साफ हो गया है मुखर्जी साहब, हाँ। कि अगर ये दोनों अलायंस में लड़ेंगे, हाँ। तो आपके महागठबंधन को अपनी रणनीति पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। एक दूसरा, जो आपको लगता था कि 32 के खतियान और बैकवर्ड्स के आरक्षण की बात और नियोजन नीति पे चाहे सिलेक्शन हुआ नहीं लोगों का, लेकिन लोगों को भ्रम में डालने की बात, ये सारी बातें करके आप जनता को बांट कर करके आदिवासी गैर आदिवासी की लड़ाई करा करके सत्ता में बने रहेंगे, ये इतना आसान नहीं रहेगा। अगर ये गठबंधन बना रहा तो दोनों को आपस में एक बराबर की चुनौती होगी, रणनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। झारखंड की जनता को 32 की खतियान चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल लगता है मुखर्जी जी। और आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, झारखंड की जनता बताएगी। समय के अभाव के चलते तिवारी जी माफ कीजिएगा, यहीं पे अब रुकना पड़ेगा हमें। और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सुशांत मुखर्जी जी, इंदुकान दीक्षित जी और अनंत अमित जी, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बड़ी जीत हुई है एनडीए की, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और आजसू के दोनों के कार्यकर्ता और नेता खुश नजर आ रहे हैं। वहीं ये झटका सबसे बड़ा झटका अगर माना जा रहा है तो जेएमएम यानी हेमंत सोरेन सरकार को माना जा रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।